Hello students. So today I am going to discuss chapter number 1 of science book for the class 8th students. 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स जो CBSE का सिलेबस फॉलो करते हैं उनकी NCERT की किताब है साइंस। तो उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बात है कि साइंस की पढ़ाई हो रही है और हम लोग यहाँ खेती की बातें करने वाले हैं। क्रॉप प्रोडक्शन, फसल का उत्पादन और उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन, तो बात है ना। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. तो एनसीईआरटी की जो साइंस की किताब है उसमें चैप्टर को अच्छे से समझाने के लिए इसमें दो इमेजिनरी कैरेक्टर रखे गए हैं, जिसमें एक लड़का है जिसका नाम है बूझो और एक लड़की है जिसका नाम है पहेली। उसी के जरिए सारे चैप्टर्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए डिस्कस करने की कोशिश की गई है। तो इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि पहेली और बूझो जो हैं वो समर वैकेशन में अपने चाचा के घर जाते हैं। चाचा का घर मुझे लगता है गांव में ही है। सो देयर अंकल इज ए फार्मर, उनके चाचा एक किसान हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लो ईटीसी इन द फील्ड। तो जब ये लोग अपने चाचा के गांव जाते हैं तो वहाँ उन्हें खेत में कुछ उन्हें औजार दिखाई देता है। और वो औजार कौन से हैं? वो औजार हैं खुरपी, दरांती, बेलचा, है ना, हल, ये सब के सब। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है बूझो के मन में। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। वो सोचता है कि भाई ये जो औजार है, खुरपी है, दराती है ना, हल है, इन चीजों का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये क्यूरियोसिटी है इस बच्चे के मन में। नाम भी तो है ना इसका, बूझो। So you have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है ना, हम लोगों ने सीखा है, जाना है कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन्हें भोजन की जरूरत होती है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, फोटोसिंथेसिस करके वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर हम लोगों ने 7th क्लास में साइंस में पढ़ा है। एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस के बारे में बच्चों को 3rd क्लास से ही पढ़ाया जाता है। मैंने सारी किताबों में देखा है कि हर साल बच्चों को थोड़ा 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 एक्सपेंडेड फॉर्म में और डिटेल फॉर्म में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाया जाता है। Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? तो एनिमल्स, ये जो जानवर हैं, जीव हैं, जिसमें हम सब मनुष्य भी शामिल हैं, हम लोग तो अपना खाना नहीं बनाते। यहाँ पर बात किचन में खाना बनाने की नहीं है, बात है ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज करने की, जैसे कि पौधे कर पाते हैं। पौधे कैसे करते हैं? उन्हें फोटोसिंथेसिस करने के लिए हवा चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, जड़ों से उनको पानी और मिनरल मिल रहा होना चाहिए, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बना लेते हैं। और हम लोग अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो हम मनुष्य या ये जो जानवर हैं इन्हें भोजन कहाँ से मिलता है? वेयर डू वी गेट आवर फूड फ्रॉम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? कभी सोचा है कि हम सब लोग खाना खाते ही क्यों हैं? खाना खाने की जरूरत क्या है? सोच करके देखो। अगर आज तुमने सवेरे से अभी तक खाना नहीं खाया है तो क्या तुम ठीक से मेरा क्लास अटेंड कर पाओगे? क्या तुम तेजी से दौड़ पाओगे? क्या तुम जोर जोर से 1 घंटे तक बोल पाओगे? क्या आज क्रिकेट मैच में तुम 50 रन दौड़ करके बना पाओगे? नो, यू कैनॉट डू सो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो हम सब लोगों को खाना क्यों चाहिए? हम सब लोगों को एनर्जी के लिए खाना चाहिए। We already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions. और ये जो body functions हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? खाना पचाना, श्वास लेना, उत्सर्जन करना,
चलना फिरना, बोलना, इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो इसलिए हम लोगों को भोजन कहाँ से मिलता है? हम लोगों को भोजन पौधों से भी मिलता है, जानवरों से भी मिलता है, कह सकते हैं कि दोनों से मिलता है। अरे भाई, जब हम लोग मुर्गियों चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, है ना, बकरे का मीट खाते हैं, अंडे खाते हैं, और तो और हमें दूध के लिए भी जानवरों पर डिपेंड होना होता है ना। तो हम लोगों को अपने खाने की चीज़ें जो अनाज हैं वो पौधों से मिलते हैं, दाल सब्जियां पौधों से मिलते हैं, दूध अंडे मांस we get it from animals. Okay, so since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? So here is the uh, actual problem we are going to discuss, कि आखिर हम लोग इस चैप्टर में जो असली बात करने जा रहे हैं वो इसी सवाल के बारे में है कि चूंकि हम सब लोगों को भोजन की ज़रूरत है, तो हम अपने देश की आबादी के लिए, देश के लोगों के लिए इतना खाना, इतना भोजन जुटाएंगे कैसे, कहाँ से लेकर के आएंगे, है ना। हाउ वी विल प्रोवाइड फूड टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, यही क्वेश्चन है। ये सवाल यहाँ पर बूझो के मन में भी है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये जो है ना इमेजिनरी कैरेक्टर, ये पहेली नाम की लड़की, वो क्या कहती है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। बूझो के मन में सवाल आया कि भाई आखिर हम भोजन लाएंगे कहाँ से इतनी बड़ी आबादी के लिए। तो पहेली सोचती है, कहती है कि तो हमें भोजन, एक बड़े पैमाने पर भोजन का उत्पादन करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा। So in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. So you have to mind the words. यहाँ पर जो शब्द है ना उन्हें आपको ध्यान से देखना होगा। क्या है कि हमें इस बड़ी आबादी के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है, प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और साथ ही साथ इसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत है। तब जाकर के हम अपने देश की इस बड़ी आबादी के लिए खाने की व्यवस्था कर पाएंगे। ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। खेती करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, खेती में क्या क्या काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बॉक्स में एक डेटा दिया हुआ है, एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज टिल 10,000 BCE पीपुल वेयर नोमैडिक। 10,000 साल पहले की बात करें तो उसमें लोग जो थे वो नोमैडिक थे, वे बंजारे हुआ करते थे, वो घुमंतु हुआ करते थे, वो एक जगह पर टिक करके नहीं रहते थे। दे वेयर वांडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। चूंकि उन्हें खेती करना आता नहीं था, उन्हें घर भी बनाना नहीं आता था, तो वे एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे, भटकते रहते थे। उनका अपना छोटा सा फैमिली या ग्रुप होता था, एक बड़ा सा समाज भी कह सकते हैं, 50-100 लोगों का। तो ये सब के सब झुंड बनाकर एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन की तलाश में और शेल्टर की तलाश में, रहने की जगह, जैसे कि गुफा वगैरह हो, जहाँ पर खाने के लिए फल फूल हों, अनाज हों, जहाँ पर जंगलों में खाने वाले जो जानवर हैं जिन्हें हम खा सकते थे और खा सकते हैं, वो आसानी से मिल सकते हों। So they ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. तो उस समय वो लोग कच्चा फल खाते थे, कच्ची सब्जियां खाते थे, और वो जानवरों का शिकार भी करते थे। तो ऑब्वियसली ये पैराग्राफ पढ़ करके ये समझ में आ रहा है कि उस समय तक दे हैड नॉट सक्सीड टू इन्वेंट फायर, उन्होंने आग की खोज की नहीं थी, उन्हें आग जलाना नहीं आता था, है ना। So later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. तो आगे चल कर के उन्होंने ये चीज़ें सीखी धीरे धीरे करके कि हाँ, हम खेती कर सकते हैं, चावल उपजा सकते हैं, गेहूँ उपजा सकते हैं, कुछ और अनाजों को उपजा सकते हैं, और इस तरीके से खेती का, एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना।
So when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो आप सबके मन में सवाल आता होगा कि भाई ये फसल क्या है। गेहूं तो समझ में आता है, धान, चावल, दाल, सब्जियां ये तो समझ में आती हैं, तो फिर हम फसल कहते किसे हैं? तो एक्चुअली जब हम एक बड़े पैमाने पर बड़े से खेत में एक ही तरह के पौधों को बड़े पैमाने पर खेती करते हैं, उपजाते हैं, तो हम इसे फसल कहते हैं, है ना। सेम काइंड आर कल्टिवेटेड, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। तो सपोज करो कि अगर हम 10 बीघे में धान की खेती करेंगे तो इट विल बी नोन एज क्रॉप। अगर हम 10 बीघे जमीन में गेहूं की खेती करेंगे या गोभी की खेती करेंगे, आलू की खेती करेंगे, इन दैट केस वी कैन से इट एज ए क्रॉप। क्रॉप, ये जो यहाँ पे बोल्ड में लिखा है ना, क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat। तो बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है कि अगर किसी खेत में आसपास बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े से खेत में अगर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गेहूं के ही पौधे लगे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गेहूं की फसल है। So you already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. This can be classified on the basis of the season in which they grow। तो आप सब लोग तो जानते ही हैं ना कि ये जो अनाज होते हैं ये कई तरह के होते हैं, फसलें कई तरह की होती हैं। इसमें अनाज हो सकते हैं, सब्जियां हो सकती हैं, फल हो सकते हैं। और हम इन सब अनाज को, इन सारे फसलों को हम लोग चाहें तो सीजन के बेसिस पर कि आखिर हम इसे किस समय उपजाते हैं, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, और इसे कैसे उपजाते हैं, इसके बेसिस पर हम इसे अलग अलग क्लासिफिकेशन में, अलग अलग क्लास में, कैटेगरी में बांट सकते हैं। India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country। तो आप सब जानते ही हो कि भारत एक विशाल देश है। इसमें यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जैसा ठंडा क्षेत्र भी है, तो राजस्थान के जैसा गर्म और रेतीला इलाका भी है ना। तो भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग मौसम है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस है। वहाँ की मिट्टी अलग है, टेम्परेचर अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है, कहीं पर बारिश कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है। सो इसी वजह से हमारे देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की फसलें उपजाई जाती हैं। सो डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। फिर भी अपने देश में चूंकि इतनी विभिन्नता है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग चीज़ों की खेती होती है, फिर भी आ, इन सारे फसलों को उपजाने के हिसाब से, क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से दो कैटेगरी में बांटा गया है। ये दो बड़ी कैटेगरी कौन कौन सी है? सो हैव एनीबॉडी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स? तो आप सब में से किसी ने खरीफ का नाम सुना है, रबी का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आपको अपने घर में जो बड़े लोग हों, आपके जो पिताजी हों, दादाजी हों, माँ हों, यू कैन डिस्कस द टर्म विद देम। आप उनसे चर्चा कर सकते हो कि अच्छा अच्छा ये खरीफ क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है। और मैं तो ये कहूँगा बच्चों कि जब भी गर्मी की छुट्टियाँ हों, जाड़े की छुट्टियां हों, जब भी आपके पास हफ्ते भर से ज़्यादा की छुट्टियां हों, अगर आपका जो पुश्तैनी गांव है, जहाँ पे आपके दादा की, नाना नानी की, पुरखों की ज़मीन हो, यू शुड विजिट द प्लेस। आपको गांव जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए। हो सकता है वहाँ पर मामा, आपके चाचा लोग रह रहे हों, जो जिनमें से अभी भी कुछ लोग खेती के प्रोफेशन में जुड़े हों। एक्चुअली फार्मिंग इज द एब ओरिजिनल प्रोफेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया का सबसे पहला प्रोफेशन वही तो है। लोगों ने जब काम करना शुरू किया तो सबसे पहले वो क्या करते थे? वो शिकार करते थे या फल तोड़ते थे। उसके बाद से जब थोड़ा सा उन्होंने सीखा तो खेती करना ही तो सीखा। खेती करना दुनिया का सबसे पहला काम है, और मैं तो कहूँगा कि ये सबसे इज्जत वाला काम है। और हमें फार्मर्स के प्रति रिस्पेक्ट की फीलिंग रखनी चाहिए। वो दुनिया का बहुत बड़ा काम करते हैं, वो हमारा पेट भरते हैं। चाहे जितने भी सोने चांदी, गाड़ियाँ, महल ये सब हों आपके पास में,
लेकिन अगर आपके पास खाने को अनाज, फसलें, दूध नहीं होंगी, सब्जियां नहीं होंगी, व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर फार्मर्स। हमें अपने किसानों के प्रति आभारी होना चाहिए। सो खरीफ क्रॉप्स, खरीफ फसल किसे कहते हैं? So these crops which are sown in the rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soyabean, groundnut and cotton are kharif crops. तो बच्चों ऐसा है कि हम जिन फसलों की बुआई बारिश के मौसम में करते हैं उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। सोइंग, सोइंग का मतलब होता है बुआई करना। और भारत में जो बारिश का मौसम होता है ये जून से सितंबर तक होता है। आप सुनते होंगे ना कि 15-20 जून से ये चर्चा होनी शुरू हो जाती है टेलीविजन में, अखबारों में, कि हाँ केरल के समुद्र तट के पास मानसून पहुंच गया है, अगले 10 दिनों में ये दिल्ली आ जाएगा, पटना आ जाएगा। तो हम लोग उसी मानसून, उसी बारिश की बात कर रहे हैं। और अक्सर ये जो सावन भादों का महीना होता है ये जून से सितंबर तक होता है। आपको याद होगा 15-20 जून से लेकर के जब वो जन्माष्टमी मनाते हैं ना हम लोग, दशहरे से 15-20 दिन पहले तक, तब तक ये बारिश का मौसम हुआ करता है। और इस मौसम में हम लोग धान की खेती करते हैं, मकई की खेती करते हैं, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, इन सब की बुआई होती है और इसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। मैं इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में कुछ एक वीडियो की लिंक भी डालूंगा जहां पर आप देख पाओगे कि धान की बुआई कैसे होती है। सो नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज रबी क्रॉप्स। हम लोगों ने दो कैटेगरी की बातें की थी ना, दो क्रॉपिंग पैटर्न की, एक खरीफ क्रॉप और दूसरा रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप के बारे में क्या खास बात है? अभी हम लोगों ने खरीफ के बारे में पढ़ा कि वो बारिश के मौसम में उसकी बुआई होती है, तो आखिर रबी क्रॉप की बुआई कब होती है? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो जिन फसलों की खेती अक्टूबर से मार्च महीने में होती है, जाड़े के मौसम में होती है, उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो रबी क्रॉप का एग्जाम्पल क्या होगा? तो ये जो गेहूं होता है, चना है, मटर है, सरसों है और जो भी तिलहन वगैरह है, ये सब जो चीज़ें होती हैं, इसके साथ साथ में कुछ दलहन भी हैं, कुछ सब्जियां भी हैं, वो भी इस कैटेगरी में आती हैं। और कुछ एक ऐसी सब्जियां भी होती हैं, दालें होती हैं जिनके लिए पर्टिकुलर किसी सीजन की ज़रूरत नहीं होती। वो ये जो बीज का इंटरवल होता है ना, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई, उस पीरियड में भी इसे उगाया जाता है। तो ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये याद रखना होगा कि खरीफ क्रॉप का पीरियड क्या होता है, रबी क्रॉप का पीरियड क्या होता है, और इसमें हम लोग कौन कौन सी फसलों की खेती करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। आखिर फसल उत्पादन करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है? अब यहाँ एक छोटा सा सवाल है बूझो के मन में, व्हाई पैडी कैनॉट बी ग्रोन इन दी विंटर सीजन? धान की खेती जाड़े में क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती भला? तो बूझो कहती है, बूझो नहीं, यहाँ पे पहेली कहती है कि पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। धान के पौधे को बहुत पानी की जरूरत होती है। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन दी रेनी सीजन। इसी वजह से इसे हम बारिश के मौसम में उगाते हैं। तो बूझो के मन में सवाल है और पहेली के मन में जवाब है ना जवाब? कि धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ये जाड़े के मौसम में तो पानी बरसता नहीं, बारिश तो रेनी सीजन में होती है ना, जुलाई अगस्त जून जुलाई में होती है, तो इसीलिए धान की खेती इसी पीरियड में होती है। So cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. तो किसी भी अनाज, किसी भी फसल की खेती करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस अपनाने होते हैं। ये एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है। There are group of activities which are needed to be performed in a sequence. बहुत सारे काम करने होते हैं जिसे एक के बाद एक एक सीक्वेंस में करना होता है, तब जाकर के अच्छी खेती होती है। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. और आप सब बच्चों को ये जान करके अच्छा लगेगा,
आप इसे सिमिलरिटी मैच भी कर सकते हो। अगर आपके आसपास में कोई माली रहता हो या स्कूल के माली से बात करो तो आपको वो भी बताएगा कि किस तरीके से वो सीक्वेंस में एक एक करके ये सारी एक्टिविटी करता है। जब उसे फूल के पौधे लगाने होते हैं या आसपास में कोई फल का बगीचा हो वहाँ फल लगाने होते हैं, या आप सब में से कुछ बच्चे अगर अपने घर में एक छोटा सा गार्डन मेंटेन करते हो तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो सजावटी पौधे होते हैं ना उसके लिए भी आपको कुछ एक्टिविटीज करनी होती है। सो थिंक अबाउट द एक्टिविटीज। These activities or tasks are referred as एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। तो इन्हीं सारी एक्टिविटीज को हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम पर जानते हैं, जिसमें से 7 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं और आपको अपने मन में ये 7 पॉइंट्स जरूर याद रखने चाहिए, नोट कर लेने चाहिए। इट शुड बी नोटेड इन योर नोटबुक ऑल्सो। इस पेज की अगर बात करें तो इसमें से नोट करने वाले जो पॉइंट्स हैं, एक तो खरीफ क्रॉप के बारे में है, दूसरा रबी क्रॉप के बारे में है और तीसरा ये है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज इन ए सीक्वेंस, कि पहले क्या करना है उसके बाद करना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले जमीन को, मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर उसके बाद सोइंग करते हैं। सोइंग करने का मतलब क्या है कि हम खेतों में बीज डालते हैं। थर्ड पॉइंट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। खेतों में हमें खाद और उर्वरक मिलाना होता है। फोर्थ पॉइंट इज इरिगेशन। समय समय पर फसल की सिंचाई करनी होगी, पानी पटाना होगा। एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। खेतों में कई बार ना ये खरपतवार उग जाते हैं, उससे भी बचाव करना होगा। एंड वंस द क्रॉप इज मैच्योर्ड, अगर हमारी फसल तैयार हो जाती है स्टिपुलेटेड टाइम में, देन इट इज पीरियड ऑफ हार्वेस्टिंग, तब फसल की कटाई का समय आता है। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द क्रॉप, कि गेहूं की कटाई हो गई, धान की कटाई हो गई, आलू आलू निकाल लिया गया जमीन से, तो अब उसे क्या करना है, वी विल हैव टू स्टोर इट प्रॉपरली, ताकि अगले 6 महीने 9 महीने तक हम उसको सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा का सारा आलू, सारा का सारा गेहूं, धान आप एक ही महीने में तो नहीं खा सकते ना। सो इट इज नीडेड टू स्टोर इट। सो नाउ वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला प्रैक्टिस क्या है, ये है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि आखिर हम मिट्टी को कैसे तैयार करेंगे, है ना। सो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। ये सबसे पहला स्टेप है अगर हम किसी भी फसल की खेती करने जा रहे हैं, तो फसल उपजाने जा रहे हैं तो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है खेती में, क्या, कि मिट्टी को पलटना, मिट्टी को ढीला करना। ऊपर की परत नीचे चली जाए, नीचे की परत ऊपर आ जाए। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो मिट्टी को ढीला करना और मिट्टी पलटने से क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, हल्की हो जाती है, और ऐसे में बीजों को उगने में सुविधा होती है और बीजों की जो जड़, पौधों की जो जड़ें होती हैं, उन्हें जमीन में अंदर जाने में सुविधा होती है। अगर मिट्टी काफ़ी कड़ी होगी तो जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जा पाएंगी, है ना। और जब जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं तो वो वहाँ से मिनरल वाटर एब्जॉर्ब कर सकती हैं, इसके साथ साथ में वो ब्रीथ भी कर सकती हैं। सो व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। तो जरा सा सोच करके देखो कि आखिर मिट्टी को हल्का करने से ऐसा क्या होगा कि जड़ों को ब्रीदिंग में सुविधा होगी। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हल्की की हुई मिट्टी होती है, इसमें आसानी से केंचुए जन्म ले सकते हैं, और माइक्रोब्स जो हमारे दोस्त वाले माइक्रोब्स हैं, हम लोगों ने पीछे के चैप्टर में पढ़ा था ना, फ्रेंड्स एंड फोई। मेरे ख्याल से अभी साइंस में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर के बारे में, कि माइक्रोब्स ये जो होते हैं ना, उसमें से भी
कुछ माइक्रोब्स जो हमारे दोस्त होते हैं उनके बारे में। So these organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? तो मिट्टी को पलटने से, मिट्टी को हल्का करने से उसके अंदर में केंचुए जन्म लेते हैं, माइक्रोब्स होते हैं और ये हमारे खेती में मददगार होते हैं, किसानों के मददगार होते हैं। इससे क्या होता है, ये मिट्टी को हल्का बना करके रखते हैं और साथ साथ में मिट्टी में ह्यूमस भी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन बात उठती है कि व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन्ड, तो इसकी क्या जरूरत है कि हम मिट्टी को हल्का करें और उसको पलटें। So you have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organism. आपने पीछे के क्लासेस में पढ़ा होगा 6 और 7 में, मैंने लेक्चर डिस्कस किया है कि मिट्टी में क्या होता है। मिट्टी में मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, हवा होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जो कीड़े मकोड़े या इस तरह के माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं, जो मिट्टी में सड़ गल जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं ना। So in addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism also. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. अक्सर आप लोगों ने देखा सुना होगा ना कि अगर कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई जानवर वगैरह मर जाता है तो लोग उसे क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं। आप लोगों ने खाद बनाने वाले प्रोसेस के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग मिट्टी में गड्ढा करते हैं और घर का जो वेस्ट है, सब्जियों वाला वेस्ट, खाने के सामान का वेस्ट, सड़ी गली पत्तियां, पेड़ पौधे, मरे हुए जानवर, इसको हम उस गड्ढे में डालते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, तो ये खाद ही तो बनता है डिकम्पोज होकर के। तो ये डिकम्पोज होने के बाद ये जो खाद बनता है, इसमें क्या होता है ना, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, जो हमारे खेती की मिट्टी के लिए जो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, उसमें जो पोषक तत्वों की कमी है उसकी भरपाई कर सकता है। These nutrients are again absorbed by plants और उसके बाद पौधों को इससे फायदा होता है। So since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. तो हम सब लोग जानते हैं कि जैसे धान का खेत, धान के पौधे हैं, गेहूं के पौधे हैं, गोभी की फसल है, आलू का पौधा है, इसे ये ऐसा तो नहीं है कि ये जमीन में 3-4 फीट गहराई तक जाता हो। ये मुश्किल से 4-5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कह लो, उतने गहराई तक इसकी जड़ें जाती हैं और वहीं उसी हिस्से की मिट्टी को ये इस्तेमाल करते हैं। और आमतौर पर हम ये कहें कि मिट्टी की ऊपरी सतह को ही ये इस्तेमाल करते हैं। तो भाई जब वो ऊपरी सतह में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खर्च हो जाएगा, वो इस्तेमाल हो जाएगा, तो फिर नीचे की सतह की मिट्टी की जरूरत होगी ना। इसीलिए मिट्टी पलटने की जरूरत होती है, ताकि न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है वो नीचे ऊपर होकर के जमीन में प्रॉपरली मिल सके, ताकि पौधे उसका इस्तेमाल कर सकें, है ना। So turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. तो इस तरीके से मिट्टी पलटना और मिट्टी को ढीला करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम अच्छे से खेती कर सकें। So the process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. इसे क्या कहते हैं, टिलिंग कहते हैं या फिर प्लोइंग कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो। प्लो हल को बोलते हैं हम लोग। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। आप सब में से जो बच्चे गांव कभी कभी जाते होंगे तो उन्होंने देखा होगा किसानों को हल चलाते हुए। तो ये हल बैल खींचते हैं। आजकल हलों की जगह पर लोग कल्टीवेटर का भी इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी पलटने के लिए, मिट्टी की खुदाई करने के लिए। So if the soil is very dry, it may need watering before plowing. अगर कहीं कहीं पर मिट्टी बहुत सख्त होती है, सूखी हुई होती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा पानी डालने की भी जरूरत होती है, तभी लोग वहाँ पर हल चला पाएंगे। The plowed field may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. तो जब हम हल चलाते हैं तो हो सकता है कि हमें खेत में से मिट्टी के बड़े बड़े ढेले, बड़े बड़े टुकड़े ऊपर में नजर आए।
तो ये जरूरी होता है कि इन ढेलों को तोड़ा जाए। Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of a leveler. तो हल चलाने के बाद में मिट्टी के ये जो बड़े बड़े क्रम्ब होते हैं इन्हें तोड़ना होता है, और इसके साथ साथ ही लेवलिंग करना भी जरूरी होता है। लेवलिंग करने का मतलब क्या है कि खेतों की जो सतह है वो एक बराबर होना चाहिए, तभी उसमें अगर आगे चल करके हम खाद डालेंगे या फिर फर्टिलाइजर डालेंगे या पानी पटाया जाएगा, सिंचाई होगी, उसका प्रॉपर फायदा मिल पाएगा। सो समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। तो ऐसा भी होता है कि जब हम लोग मिट्टी की टिलिंग कर रहे होते हैं तो उस केस में हम लोग यहाँ खाद भी मिलाते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्चन बिफोर सोइंग। तो मिट्टी का थोड़ा सा नरम होना और थोड़ा सा नम होना जरूरी है अगर हम बीज डालने वाले हों तो। बीज डालने से पहले इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो बच्चों आज इस चैप्टर का ये लेक्चर यहाँ पर हम लोग पॉज करते हैं। जल्दी ही हम लोग इस लेक्चर का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी कंडक्ट करेंगे, जिसमें मैं इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा, जिस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल का उत्पादन और प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बच्चों आप मेरे चैनल का नाम जरूर याद रखना, इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। तो आगे चल कर के आपको CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए साइंस के, सोशल स्टडीज़ के, इंग्लिश के बहुत सारे लेक्चर्स इस पर आपको पूरी डिटेल में मिलेंगे। यू विल फील दैट समबडी इज़ टीचिंग अगेंस्ट यू। बिल्कुल ठीक जैसे ट्यूटर, एक टीचर आपको घर में आकर के ट्यूशन देते हैं, आपके सामने आकर के पढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसी फीलिंग होगी अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो, मेरे लेक्चर सुनोगे तो। सो हैप्पी लर्निंग। मेरे चैनल का नाम याद रखना और इसे शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी मिलते हैं हम लोग इस लेक्चर के पार्ट 2 में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।